बोरिस जॉनसन साहब का जो दौरा था, गालिबन 2 रोज़ा दौरा था, हम तो कुछ पिक्चर्स वगैरह और कुछ न्यूज़ उसको देख रहे थे। सोशल मीडिया पे भी आ रहा था और बाकी मीडिया के ऊपर भी उसको काफ़ी कवरेज मिल रही थी। क्या ऐसी चीज़ें हुई हैं? एक तो बिज़नेस और ट्रेड की उन्होंने बात की। का और मैं आपको जो डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि एंग्लो इंडियन सिक्योरिटी पार्टनरशिप जो है वो वजूद में आ रही है और इसकी पाकिस्तान पे क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। 2 रोज़ा दौरा था, हम तो कुछ पिक्चर्स वगैरह और कुछ न्यूज़ उसको देख रहे थे। सोशल मीडिया पे भी आ रहा था और बाकी मीडिया के ऊपर भी उसको काफ़ी कवरेज मिल रही थी। क्या ऐसी चीज़ें हुई हैं? एक तो बिज़नेस और ट्रेड की उन्होंने बात की, रशियन ऑयल का भी हम सुन रहे थे, लेकिन सुना है कि स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जो है वो जिस तरह अमेरिका के साथ है, उस पे भी कुछ मतलब बातचीत हुई है। तो क्या ऐसी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं इस दौरे के दौरान? देखिए फ़खर भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। ये जो 2+2 था, ये अगर आप देखें तो ये प्री-प्लान्ड विजिट था, ये अभी प्लान नहीं हुआ। ये जो बोरिस जॉनसन साहब को आना था तो एक प्री-प्लान्ड विजिट था। और अगर आपको याद हो, उन्हें लास्ट ईयर हमारे रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट बन के आना था, यस। बट कोविड इतना बढ़ गया कि फिर उनको कैंसिल करना पड़ा। वो सेकंड बिल्कुल यार। आ गई थी तो कोविड की वेव वगैरह आ गई, उसके कारण दिक्कत हुई। अब ये जो विजिट है, इट्स अ प्री प्लान विजिट। ये अभी मतलब ऐसा नहीं कि अभी प्री प्लान किया गया हो या कोई ऐसी परिस्थितियां बन गई जिसके कारण प्लान हुआ। अगर आपको याद हो, आज से एक आध महीने पहले यूनाइटेड किंगडम ने कहा था, वी आर डिसअपॉइंटेड विद इंडियाज स्टैंड ऑन यूक्रेन एंड रशिया, ये उन्होंने कहा। उस पर भी काफी हमारे यहाँ डिबेट हुई थी वो। पर जो इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी, उसमें कोई चेंज नहीं आया, स्टैंड में कोई चेंज नहीं आया। और जब डॉक्टर जयशंकर ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी मिल्किंस को उनके सरजमीन पे ये बताया, इन अ वे इट वाज डिप्लोमेटिकली टोल्ड, काइंडली माइंड योर बिजनेस, कि भाई हम भी आपके ह्यूमन राइट्स देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम उस पर बात नहीं कर रहे, आप भी बात मत करिए। तो वी हैव आल्सो थिंग्स टू टॉक। और रशियन ऑयल की तो वहां ये बात हुई थी, फखर भाई, उन्होंने बोला था भाई जितना हम तेल एक महीने में लेते उतना यूरोपियन यूनियन तो एक आफ्टरनून में लेता। और तीसरी कैट्स का एक्ट, जिसपे हमने काफी बात की हमने तो स्टैंड वही रहा जो मैंने आपको बोला था। डॉक्टर जयशंकर ने बोला, देखिए आपका एक्ट है, आप जाने क्या करना है, हमें तो इस पर कुछ बोलना नहीं है भाई, लगाना लगाओ, नहीं लगाना लगाओ, ये आपकी मर्जी है, आपका एक्ट है। मतलब हमारा तीनों चीजों पे स्टैंड रहा। तो उसके बाद क्या, उस जब तीनों चीजों पे एक बड़ा फर्म स्टैंड रहा, मतलब एक फंडामेंटल चेंज ऑफ पॉलिसी रही। देखिए यूएस के पास दो प्रिंट होते हैं फखर भाई, एक होता है डेमोक्रेसी, एक होता है ह्यूमन राइट्स। ये ऐसा लाइसेंस टू किल है जिससे ये कहीं भी जाकर कुछ भी कराते हैं दुनिया में। अब डेमोक्रेसी की बात करें, उनसे बड़ी डेमोक्रेसी है यूएस से, जितनी यूएस की आबादी नहीं उससे 3 गुना लोग तो वोट देते हैं, तो डेमोक्रेसी की तो बात खत्म हो जाती है। और ह्यूमन राइट्स पे हमने उनको उनकी सरजमीन पे, उनके मीडिया पे सब जवाब दे दिया। अब ह्यूमन राइट्स वाला मसला भी हो गया खत्म। इंडिया ने स्टैंड चेंज किया नहीं, रशियन ऑयल का जवाब दे दिया, कैट्स का एक्ट का जवाब दे दिया। उस दिन के बाद आप देखेंगे यूनाइटेड किंगडम के तेवर नरम पड़ गए थे। डिसअपॉइंटमेंट के बाद कोई ऐसा दूसरा शब्द आया नहीं। अगर डिसअपॉइंटमेंट होती, अगर आपको भाई तकलीफ होती, तो आप फिर यहाँ आते नहीं, आप ये विजिट पोस्टपोन कर सकते, आराम से कर सकते थे। आपने विजिट पोस्टपोन किया नहीं, आप यहाँ आए। अब यूएस दौरे में फखर भाई एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा जो हुई। अब जो जनरल लॉयड ऑस्टिन है, जो डिफेंस सेक्रेटरी, जी बिल्कुल, ने एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बोली। उन्होंने बोला कि भाई ये जो इंडिया रशिया से हथियार वथियार लेता रहा, क्योंकि ट्रेडिशनली हमने अपना टेक्नोलॉजी और हमने अपना एक्सेस इनको दिया नहीं, इसलिए रशिया के पास चले गए। बट आज हम सब कुछ देने को तैयार हैं। अब इससे एक नई बात फैल गई। उसके भी कुछ दिन बाद जो हॉर्नेट, जो अमेरिकन का F-16 हॉर्नेट है, जो उन्होंने किसी को नहीं दिया, उसकी डेमोन्स्ट्रेशन का परमिशन मांगा। राफेल वाले डेमोन्स्ट्रेशन कर चुके, हॉर्नेट का परमिशन मांगा। और कल परसों अगर आपने देखा होगा, कल या परसों की बात है, 114 मल्टी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जेट्स, मल्टी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो होता है, उसके टेंडर अनाउंस किया गया है विद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। $20 बिलियन का टेंडर है, $20 बिलियन का। बहुत बड़ी अमाउंट है। उसका अभी कल परसों में वो अनाउंसमेंट हो गई है। बट विल बी ऑन अ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मेक इन इंडिया स्कीम के अंडर आएगा। अब क्या होगा क्या होगा, वो निटिग्रिटीज वर्कआउट करनी बाकी। 20 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है। 114 मल्टी एयरक्राफ्ट, मल्टी कॉम्बैक्ट रोल एयरक्राफ्ट लेने, ठीक है जी। अगर ये मैं आपको क्यों कर रहा हूँ, ये कड़ियां जुड़ रही है, जुड़ रही है। और कल ही जब ये जनरल ऑस्टिन का स्टेटमेंट आता है, सब चीजें बदल गई। जो हॉर्नेट उन्होंने आज तक किसी को नहीं बोला यार इसकी डेमोन्स्ट्रेशन करवा लो, हम हॉर्नेट देने को तैयार है।
यूएस के 3 या 4 वेरिएंट इस बिड में पार्टिसिपेट होने को तैयार है। राफेल है, यूरोकॉप्टर है, यूरोफाइटर है, सब आ रहे हैं। जी। और ये जो मेक इन इंडिया है, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, उस पे भी मतलब एग्रीमेंट है। ये टेंडर कब होगा, फिर फाइनल होगा, टाइम लगेगा, बट कल या परसों ये हुआ। इसी दौरान फखर भाई बोरिस जॉनसन साहब यहाँ है। ओके। जब ये पैरेलल होता और ये अनाउंसमेंट यहाँ होती है, बोरिस जॉनसन साहब कहाँ है? हिंदुस्तान की सरजमीन पे। उन्होंने एक तभी बात बोली, बोला यार ये जो जहाज वाला है आपका, हम भी देने को तैयार है। वी आर रेडी टू हेल्प यू इन फाइटर जेट्स। उससे पहले नेट बायर है, और जब नेट बायर आता है तो वो कह रहे हैं कि हम डिफेंस प्रोक्योरमेंट में जो है वो अपना स्पेशल रोल प्ले करेंगे और उधर इंडिया को हेल्प करेंगे मेक इन इंडिया में। और उसने कहा जनाब कि जिसे आप कहते हैं कि हम ये अब इसको समझिएगा, बोरिस जॉनसन ये कहते हैं कि जो इंडिया को जो थ्रेट्स हैं, जो कि समंदर से हैं, सी से हैं, एयर से हैं, स्पेस से हैं और साइबर से हैं, ठीक है जी, इंक्लूडिंग जो नई फाइटर जेट टेक्नोलॉजी है और जो मैरीटाइम टेक्नोलॉजी है, उसमें हम इंडिया की मदद करेंगे और काम करेंगे। अब मुझे ये देखना है कि इसमें इंडिया को तो जो सी थ्रेट्स हैं उसमें और सारे थ्रेट्स के साथ पाकिस्तान भी एक थ्रेट है। एयर जो है, स्पेस जो है, स्पेस में तो मुझे नहीं पता हमारी क्या कैपेसिटी है, आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट। या साइबर भी अभी एक नई चीज है, लेकिन लैंड, एयर एंड सी में तो हमने जारी बात है काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। एंड स्पेस एंड साइबर में इंडिया की क्या कैपेसिटी है, इसके ऊपर मैं कोशिश करूंगा किसी ना पढ़े लिखे बंदे को जो इन चीजों को जो डिफेंस के मैटर्स को बहुत ज्यादा करीब से और खास तौर पे जो स्पेस एंड साइबर पे काम कर रहा हूँ, किसी को मैं जरूर रिक्वेस्ट करूँ कि हमें समझाए कि इंडिया इन चीजों पे किस हद तक काम कर रहा है। क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर की चाइना बात कर रहा है, तो इंडिया उसके करीब तरीन भी नहीं है। तो हम कहाँ खड़े हैं, दैट इज वेयर ऑब्वियसली इज एन इम्पोर्टेंट। लेकिन यूरोप और वेस्ट तो बड़ा वो आगे जा चुका है, भले वो फाइटर जेट टेक्नोलॉजी हो या मैरीटाइम टेक्नोलॉजी हो, इन चीजों में। अब हमें देखना है कि क्या जो सी, एयर एंड स्पेस, जो लैंड के जो थ्रेट्स हैं, उसमें जब बर्तानिया इंडिया के साथ खड़ा है तो हम कहाँ खड़े हैं? क्योंकि इंडिया को जो मेन थ्रेट्स हैं वो तो चाइना के साथ साथ पाकिस्तान से भी हैं। इंडिया के लिए चाइना थ्रेट तो भी इमर्ज कर रहा है। गो के वो पुरानी बात कर रहे हैं 2.5 फ्रंट वॉर और वो सारा जो भी बातें वो करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इंडिया, बर्तानिया जो है वो जो टेक्नोलॉजी देगा, तो हम तो आपको पता है, जो लोग मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, जो डिस्कशंस देख रहे हैं, उनको तो पता है कि यूरोप हो, अमेरिका हो, सब ममालिक ने हमें बैन कर दिया है कि पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी नहीं देनी, मिलिट्री टेक्नोलॉजी नहीं देनी। पहली बात, पैसा नहीं है। दूसरी बात, इंडिया नाराज हो जाता है। तीसरी बात यह है कि हमारे पॉलिटिकल ताल्लुकात उस तरह के नहीं है। चौथी बात यह है कि वो सारा जो वेस्टर्न ब्लॉक था, हम उससे बाहर निकल गए हैं, क्योंकि हमने वो अफगानिस्तान के मसले में तो उनके साथ थे, लेकिन अब वो सारी चीज जो है हमारे सामने अब नहीं रही। जैसे ही अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान से निकला और यूरोपियंस अफगानिस्तान से निकले, हमारे साथ उन्होंने जिसे कहते हैं ना जनाब कुटी करके चले गए, और रही से कसर जो है वो हमारे लीडर, हम सब के लीडर इमरान खान साहब ने निकाल दी। और उन्होंने कहा ये मुझे तो खतरा ही पड़ा। उन्होंने कहा मुझे खतरा है, इसका मतलब है पाकिस्तान को भी वही खतरा है। ठीक है जनाब। तो अब ये जो लैंड, एयर, सी से जो वो इंडिया की मदद करने जा रहे हैं, इट मीन्स कि जो पाकिस्तान के पास जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो भले बरतानिया का नहीं है, अमेरिकन हैं, अब पाकिस्तान को जारी बात है ऑटोमेटिकली चाइनीज ब्लॉक में खड़ा होना पड़ेगा। अब चाइनीज का प्रॉब्लम, जैसे J-10C हमने रिसेंटली उनसे लिया है, लेकिन वो कितनी क्रेडिबल जो है वो थ्रेट्स, वो कितनी क्रेडिबल जो है वो क्या उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी है, वो आपको पता ही है, उसकी वो क्रेडिबिलिटी के तो रोने हर तरफ ही रहते हैं। सो हमारे पास टेक्निकली हम उस वेस्टर्न ब्लॉक से बाहर है। ना हमें अमेरिका कुछ दे रहा है, ना फ्रांस हमें दे रहा है, ना इंग्लैंड हमें दे रहा है, ना कोई और जो है वो यूएस, ये सब जो है वो हम उससे बाहर चले गए हैं। सो अब ये देख लें कि ये पाकिस्तान के लिए एक इतनी बड़ी एक चैलेंज है। और जैसे मैंने बताया, रिसेंटली मैं अपने डिस्कशन करता रहा, आप लोगों के साथ अपने थॉट्स शेयर करता रहा कि इंडो पैसिफिक में इंडिया को तो वो कह रहे हैं फ्री, ओपन, इंक्लूसिव, रूल्स बेस्ड ऑर्डर। ठीक है, वो तो चाइना के लिए ठीक है, लेकिन हमें तो पता भी नहीं इंडो पैसिफिक लफ्ज किस बला का नाम है, क्योंकि हमारी लीडरशिप को तो इन चीजों को परवाह ही कोई नहीं है। और आपको पता है मोदी जी को जो बोरिस जॉनसन है वो कहते हैं ये मेरा खास दोस्त है, उर्दू में कहते हैं।
कोई इसको हिंदी कहेगा, कोई उर्दू कहेगा, हम इसे उर्दू कहते हैं। हिंदी में भी ये खास दोस्ती है, आई थिंक हिंदी इज अ वर्ड, खास दोस्त, हम भी खास दोस्ती कहते हैं। सो अब वो लोकल लैंग्वेज में कह रहे हैं कि ये मेरा स्पेशल फ्रेंड है, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि हम इस वक्त जो है वो अपने खास दोस्त के साथ खड़े हैं और हम इनको G7 में चाहते हैं, ठीक है जी। और G7 में चाहते हैं बिकॉज चाइना एक हमारे साथ थ्रेट है और ये सारी चीजें। अब आप इमेजिन करें कि ये जो एंग्लो जो इंडियन सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड इन दिस? क्योंकि वो तो खास दोस्त को अपने लेके आगे चले गए हैं और हमने ये फैसला कर लिया कि हमें सिर्फ और सिर्फ इन इन चीजों में रहना है जो सियासत करनी है, क्योंकि हम हर चीज में सियासत करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे अमेरिका में बहुत सारे पाकिस्तानी दोस्तों से मिला हूँ, तो वो कहते हैं जनाब, मैंने कहा जी कि अब नई हुकूमत आ रही है तो वो अमेरिका में भी जाहिर बात शायद चक्कर लगेगा, शायद वाली बात है। तो उन्होंने कहा जनाब वो जो नई हुकूमत आ रही है, नए वजीर आजम आ रहे हैं, वो अरीना 1 आई थिंक जो एक यहाँ पे कोई वॉशिंगटन में कोई स्टेडियम था वो भर लेंगे। मीन्स कि हमारे लिए क्या चीज है कि हमने वो स्टेडियम भरने हैं बस और सियासत करनी है, यानी कि हम उसको किस हद तक ले गए हैं। नरेंद्र मोदी ने तो एक हद तक वो सियासत की है, हम उस सियासत को इतना आम कर गए हैं कि वो बस जी अब बस पाकिस्तान में भी जलसे होंगे, अब जलसे होंगे। और सियासत जो है वो इतना, जिसे हमारे पंजाबी में या उर्दू में कहते हैं कि इस तरह का वो एक शुगल बन गया हुआ है कि हर जगह वही डिस्कस होती है। वो जो सीरियस बिजनेस है, मुझे एक दफा एक सीनियर ब्रिटिश डिप्लोमेट ने बताया, उन्होंने कहा वी आर ए सीरियस नेशन। आप हर तरफ जो है ना वो ये जो बातें करते रहते हैं ना कश्मीर की, इन चीजों की, डू नॉट ब्रिंग इट एवरीवेयर एवरी टाइम। हम सिर्फ आपके दोस्त नहीं है या आपके साथ हमारा ताल्लुक नहीं है, हमारा इंडिया के साथ भी ताल्लुक है, हमारा औरों के साथ भी ताल्लुक है। सो ये आप काम जो है वो ना करें अगर आप वाकई हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो। अब ये चीजें मैं समझता हूँ कि ये एक ऑब्वियसली एक नेचुरल चीज है जिसको समझने की जरूरत है। और उन्होंने जैसे एक तो खास दोस्त कह दिया। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एंग्लो इंडियन सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, एंग्लो इंडियन सिक्योरिटी पार्टनरशिप, ठीक है जनाब। और वो कह रहे हैं कि जनाब हम कोलैबोरेशन वो होगी क्लाइमेट में, एनर्जी में। कल भी मैंने इसके ऊपर आपको पता है बड़ी डिटेल में बात की। 2030 का रोड मैप उन्होंने ऑलरेडी दे दिया हुआ, ठीक है जी, जिसको हम वो कह रहे हैं कि हमने जो हम अपनी जो एनुअल टू वे ट्रेड है उसको अपने $50 बिलियन तक लेके जाना है। चाइना के साथ इंडिया की ट्रेड ऑलरेडी जो है वो $125 बिलियन पे पहुंच गई है। अब आप इमेजिन करें, इधर देखिए इंडिया कहाँ खड़ा है और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, कि पाकिस्तान तो $11.5 अरब का सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लेके बैठा हुआ है। खुदारा इस मुल्क को, पाकिस्तान को अगर आपने बचाना है तो पहले अपनी इकोनॉमी पे ध्यान दें, नेशनल कोहेजन की बात करें, पॉलिटिकल डायलॉग करें, चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, ताकि आप पहले आप अपने जो मिनिमम